हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के पहले लेसन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अर्थात वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एग्जाम्पल नंबर 4 को। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि हमने इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस है या एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था, चाहे वो डेफिनेशन रही हो कोई या फिर कोई आर्टिकल्स रहा हो बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थात सॉल्व करेंगे इस लेसन के चौथे उदाहरण को, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि मैं जो सिलेबस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन मैच करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी वाली बुक उठाइए, ठीक है। आप एनसीईआरटी वाली जब बुक में देखेंगे बेटा तो आपको पेज नंबर 13 नंबर पर आपको ये दिखाई दे जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए, आप लोग अगर 12th क्लास में हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं आपका एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन रहे अर्थात आपकी अच्छी परसेंटेज आए, ठीक है, अच्छे नंबर आए, तो आपको लोगों के लिए मेरे एक सुझाव ये है कि देखिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस कीजिए बेटा एनसीईआरटी सिलेबस से ही कीजिए। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसी के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, उसी के एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि देखिए जब से एनसीईआरटी सिलेबस यूपी बोर्ड में आया है, ठीक है, अब पिछले सालों के आप बोर्ड के एग्जाम के पेपर उठा करके देखें बेटा तो A to Z सिलेबस पूछा जा रहा है या कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो वह एनसीईआरटी से ही उठ के आ रहा है। तो याद रखें बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना एनसीईआरटी पर करें। तो देखिए स्टूडेंट, आप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, देखते हैं क्या आज का उदाहरण है, ठीक है, उसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि देखिए एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत थोड़ा टफ लगती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। टफ उन स्टूडेंट को लगती है जिनका बेसिक कमजोर होता है, ठीक है। और जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है बेटा तो उसको लैंग्वेज बिल्कुल भी कहीं इसको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है एनसीईआरटी के सिलेबस को समझने में, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखने में लंबा चौड़ा है स्टूडेंट, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसमें कहा क्या गया, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेटा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटॉन्स, बात आप जानते हैं दोनों पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, ठीक है। अब इनको अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रख दे बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, r हो, ठीक है, तो इनमें कूलॉम का नियम का सूत्र लग सकता है, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है उसका परिमाण निकल सकता है, जिसका आप फार्मूला जानते होंगे, F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अच्छा, अब दूसरे सीन में देखो क्या पूछेगा इसमें, दूसरा सीन इसका ये बेटा कि इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और दोनों के अंदर अपना अपना वजन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझ में आ रही होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वजन होता है अपना और प्रोटॉन के अंदर भी अपना वजन होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कणों को, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रख दूं, ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कक्षा 11 में या कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो उसमें हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए हम एक बार लगाएंगे कूलॉम का वैद्युत बल वाला नियम, ठीक है, और दूसरा हम लगाएंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम। फिर दोनों में हम क्या निकालते हैं, बल ही निकालते हैं, ठीक है, यानी उसमें जो कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग निकलता है उसमें क्या निकलता है, वैद्युत बल का मान निकलता है, जबकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में क्या निकलता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकलता है। फिर इसमें कर हम दोनों की करेंगे बेटा तुलना करेंगे, यही इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज़्यादा होगा क्या प्रोटॉन का त्वरण ज़्यादा होगा। देखिए जब हम F निकाल लेंगे, यानी जब बल निकाल देंगे तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लगा देंगे F बराबर ma, ठीक है, उसकी सहायता से दोनों का आपको त्वरण भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड्स में कहा गया है दो वैद्युत आवेशों के बीच जैसे Q1 Q चार्ज आप लेते हैं, ठीक है, आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी आप लोगों को, ठीक है, तथा दो स्थिर द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में ही आवेशों या द्रव्यमानों के बीच क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों फार्मूले को जब फार्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या था, उसमें भी 1/r² के कुल आता है और उसमें भी r² आता है, आता है कि नहीं आता है,
दूरी के भर के व्युत्क्रमण। आपने कूलाम के नियम का स्टेटमेंट सुना होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के भर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? तो यही बात वो कही है कि दोनों में क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए नंबर 1 में पूछा गया दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। मतलब इसके अंदर कौन शक्तिशाली है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स शक्तिशाली है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स शक्तिशाली है, उसको हमें देखना है। ठीक है, कंडीशन क्या दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, मैं जैसे मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ठीक है, दूसरे में क्या है, एक बार तो हम बल निकालेंगे किसके लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, उस कंडीशन में हम तुलना करेंगे। और एक कंडीशन क्या रहेगी आपकी, दो प्रोटॉनों के लिए, केवल और केवल दो प्रोटॉनों के लिए तुलना करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका ए पार्ट रहेगा। बी पार्ट क्या देखिए, बी पार्ट इसका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आकर्षण के वैद्युत बल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, यानी आवेश एक दूसरे के विपरीत हो गए तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसीलिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आकर्षण के वैद्युत बल के लिए, ठीक है, वैद्युत बल के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने बेटा, त्वरण ज्ञात करने। देखिए जब हम बल का मान पता चल जाएगा और इनके द्रव्यमान हम पहले से दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान ऑलरेडी हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमें त्वरण निकालने में दिक्कत ही नहीं आएगी, F बराबर ma का फार्मूला लगा देंगे स्टैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी होगी स्टैंड। ठीक है, तो इसके बी पार्ट में हम इसको यूज करेंगे क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इसका जो यूज आएगा वो बी पार्ट में आएगा स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो चलिए लगाते हैं फार्मूले को। देखिए स्टैंड, E नेगेटिव और P पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से स्टैंड आपका एक क्या प्रोटॉन से, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जैसा आपने पढ़ा होगा दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2। दो चार्ज क्या होते हैं, एक तो आपका होता है Q1 कूलाम के नियम के अनुसार, एक होता है दूसरा आपका Q2। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, R होती है। तो इसमें जो वैद्युत बल का जो फार्मूला आता है वो कितना आता है, देखिए सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए सोल्यूशन है यहाँ से, समझिए बच्चों ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या होता है फार्मूला, F इजिकल टू, देखिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं स्टैंड के, निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, यानी वैद्युत बल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, F ही लिख रहा हूँ। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन क्या होता है स्टैंड, ये R² होता है। अब देखिए Q1 Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के आवेश को हम किससे लिखते हैं बेटा, E से लिखते हैं। कहने का मतलब है अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इसका -19 कूलम होता है कि नहीं होता। प्रोटॉन के लिए भी यही इसी लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, 1.6 -19 कूलम, यानी ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को और प्रोटॉन के आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, E से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, E से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैं Q1 Q2 की जगह लिख रहा हूँ E लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, E। और जब मैं E लिखूंगा तो 2 बार E आएगा, Q1 की जगह E आएगा और Q2 की जगह E आएगा, तो E² हो जाएगा। बात समझ में आप लोग मेरी। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझे, यानी इस Q1 की जगह मैं E लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसके लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए E लिख रहा हूँ, ये प्रोटॉन के लिए स्टैंड। ठीक है, अच्छा तो ये फार्मूले में क्या हो जाएगा, E इंटू ई, बात समझ में आ रही है, तो E² हो जाएगा। आई होप मेरा आपको समझ में आ रहेगी। तो पहली कंडीशन तो ये रही, ठीक है, इतने न्यूटन का बल लगेगा इनके लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड केस में इसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें लगाऊंगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रखा, देखिए ये MP का मतलब क्या है, MP मतलब प्रोटॉन, M का मतलब मास, यानी प्रोटॉन का मास ये है और Me मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ये है। ठीक है, अभी एक दूसरे से R दूर पर रखें, अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। पहले तो यहाँ बात कर लेते हैं हम इनके चार्ज के भी लगने वाला कूलाम का नियम लगा रहे थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, फिर प्रोटॉन यहाँ पर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी R है। तो जैसी बात है आप जानते हैं कूलाम वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लग जाएगा इसके अंदर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए इसके लिए फार्मूला स्टैंड ये होगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, F इजिकल टू, देखिए जी का मतलब क्या, यहाँ पे हम क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ G का यूज करो, यानी FG, FE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, FG यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है स्टैंड, इसके फार्मूला होता है G और ये होता है स्टैंड आपका M1 M2 अपॉन R² होता है। तो M1 की जगह क्या लिखूंगा, ME लिखूंगा, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, ME, M2 आता है तो M2 क्या आएगा, MP आएगा। ठीक है स्टैंड, और बीच में बीच की दूरी कितनी है, ये R, तो R² हो गया। तो देखो दोनों में क्या हो रहा है, ये भी R² है, ये भी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों दूरी के बरका व्युत्क्रमानुपाती का नियम हो रहा है। बस में आ रही है, जो इसमें कहा गया था कि देखिए यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में देखिए दूरी के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी ये भी, यानी वैद्युत बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, इतने न्यूटन का बल यहाँ पर लगेगा। समीकरण नंबर इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब देखिए मुझे इसे कंपेयर करनी है। कंपेयर करने कहा ना कि तुलना कीजिए, इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए, इनमें कौन शक्तिशाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते करते हैं तुलना। तो देखिए मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ समीकरण 1 को, यानी डिवाइड y इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से। चलिए जब मैं डिवाइड करूँगा स्टैंड तो फार्मूला आएगा, ये हो जाएगा स्टैंड एफ ई अपॉन एफ जी, थोड़ा मैं उसको ऊपर से लिखता हूँ, एफ ई अपॉन एफ जी। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए पहले इसको लिखिए, पहले इसी को परिमाण को लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है देखिए परिमाण, समझे बात को। क्या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा स्टैंड आपका आर स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा स्टैंड आपका आर स्क्वायर। अब देखिए मैं एफ जी का मान लिखूंगा तो बटे का बटा ये बेटा पलट का उल्टा हो जाएगा। यानी मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए, आपको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, आर स्क्वायर ये अपॉन ये ऊपर पहुँच जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और जो ऊपर वाले टर्म्स है उसका नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए इसको हो जाएगा जी, ठीक है, और एम ई और ये एम पी। ठीक है स्टैंड। अच्छा यहाँ से देख लीजिए आप कि ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए ये क्या एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों के पास। देखिए ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आप लोग जानते हैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान कितना होता है। ठीक है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ हाथ तो हाथ आप लोगों के लिए, इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो इसका मान होता है 9×10⁹। बात समझ में आ रही है। कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा, पहले लेसन चला उसमें पढ़ा भी आप लोगों ने स्टूडेंट। ठीक है, तो होता है 9×10⁹, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁹। किसका मान है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, अब ये क्या ई स्क्वायर बेटा, क्या है ई स्क्वायर। ठीक है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या सॉरी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है प्रोटॉन पर आवेश। तो ई का मान कितना होता है 1.6×10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, यह इतनी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर चार्ज की। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हो रहा है, ये जब ये स्क्वायर हो रहा है तो इसको मुझे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है, यानी कहने मतलब है 1.6×10⁻⁹ ठीक है, अब स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। बताओ क्वेश्चन में आई कि नहीं आई मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए ये मान हो गया, ये मान हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा। अब जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसका मान कितना होता है, मैं लिखता हूँ इसको, देखिए ये अपॉन में है तो अपॉन में लिखा जाएगा। क्या है देखिए 6.67×10⁻11 होता है, यानी 11 होता है। अब देखिए एम ई क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इसको लिख दीजिए। एम ई का जो द्रव्यमान है स्टैंड, एम ई का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.9, हमको दे रखा क्वेश्चन में 9.1 × 10⁻31। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए आगे फिर क्या दे रखा है आपको एम पी मतलब प्रोटॉन का मास, वो कितना है 1.67। यह देखिए स्टूडेंट आपके पास 1.67 × 10⁻27 स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा देखिए स्टूडेंट जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर जब प्राप्त करेंगे आप लोग, क्या आएगा आपके पास, देखिए एफ ई अपॉन एफ जी, यह आएगा स्टैंड आपका 2.4 × 10⁻39। यानी इसका जो मान आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा स्टैंड पर कितना आएगा, यह आएगा आपके पास 2.4 × 10⁻39। ठीक है, अच्छा इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो तुलना करनी हो तो आपको जो तुलना करने के लिए कही थी तो तुलना तो ये आपकी हो गई स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं अगर ये बताऊँ कि कौन इसमें शक्तिशाली है तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये इसके यानी जो एफ जी है जो अपॉन में है तो डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास वो बनेगा स्टैंड। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी लाइन को आपको, तो ये हो जाएगा स्टैंड एफ ई इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻39 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा एफ जी। यानी कहने का मतलब ये है
कि अगर हम बात करें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए अगर बात करते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो उन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है बेटा, बहुत अधिक होता है। बस हमारी वो कितने गुना होता है, 2.4 गुणा 10⁻39 घात प्लस की है बेटा, ये बहुत बड़ी राशि है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है, ठीक है, वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आई होप कि मेरा आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट अब फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपना नोट्स बनाइए और ठीक है, और इसके आगे जो अभी जो इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोगों से मेरी अपनी मेहनत का केवल इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके आगे कंडीशन को आप सॉल्व करके बताऊँगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इससे आगे के लिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए तो साफ कर दें, बिल्कुल, चलिए साफ कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे की क्या बात है, आगे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और एक बार मैं बताते चलूँ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपकी साइड बुक में भी है, यानी ये क्वेश्चन आपकी साइड बुक में काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। कई बार तो इतने ही सवाल पूछा गया, केवल इतने ही सवाल पूछा गया 3 नंबर में, बता रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। क्या रखना, बहुत अच्छा सवाल था और आशा कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ भी गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या बात है, आगे के लिए देखिए स्टूडेंट, आगे के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट एक, हाँ तो ये तो पहला पार्ट था इसका, एक इलेक्ट्रॉन की बात करी थी हमने, एक प्रोटॉन की बात करी थी। अब हम बात करेंगे बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं 2 प्रोटोनों के लिए, किसके लिए बेटा, 2 प्रोटोन, यानी आप इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप केवल प्रोटोन की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोन की, और 2 प्रोटोन आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो मैं सोल्व कर रहा था इसका फर्स्ट पार्ट था, आप सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या है देखिए ध्यान से। 2 प्रोटोन, मान लीजिए एक प्रोटोन बेटा आपका ये है, ठीक है, P+, और मान लीजिए ये ही एक दूसरा प्रोटोन ये है, ठीक है, ये P+, ठीक है। जाहिर सी बात है 2 प्रोटोन है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, ये एक दूसरे से मान लीजिए r डिस्टेंस पर रखें, कितनी डिस्टेंस पर बेटा, ये r डिस्टेंस पर रखें, ठीक है। चार्ज बिल्कुल वही रहेगा, यानी E रहेगा, इसका भी चार्ज E रहेगा, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, साय के लिए। अब देखिए इसके अंदर फिर से वही फार्मूला लगाइए जो अभी हम लगा रहे थे, कूलम का नियम लगाइए। क्या फार्मूला होता है देखिए, तो ये फार्मूला होता है F होता है 1/4 F ही इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। अब तो तुलना के लिए तो हमने कर दिया इसका फार्मूला, अब हम देख रहे हैं इसके प्रोटॉन के लिए स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसी के बेस से हम क्या निकालेंगे, तुलना की बात भी करेंगे, तो ये 1/4 ε0, ठीक है, E × E, यानी दोनों प्रोटॉन है, बात समझ में आ रही है, दोनों प्रोटॉन है। अभी इससे पिछली कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन थे, यानी इसके अंदर सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन था और एक प्रोटॉन था और एक क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन इस केस में क्या, दोनों ही प्रोटॉन है, बात समझ में आ रही है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ E² अपॉन R², ठीक है स्टैंड, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए इस केस के लिए क्या करेंगे हम, अब इस केस में देखिए स्टैंड, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा जब इसकी वैल्यू रखूंगा स्टैंड, ठीक है। देखिए इसको जब सोल्व, इसका मान तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसका मान तो आप लोग पहले से जानते हैं, कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, E का मान कितना होता है, E का मान 1.7 कूलम होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये स्क्वायर तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ R², अब R की देखिए यहाँ पर डिस्टेंस की बात आ गई, बीच की दूरी कितनी रखी है, बीच की दूरी स्टैंड कितनी है आपके पास, 10⁻⁻10 सॉरी 10⁻⁻, बल्कि हाँ ये जो इसका R का जो मान आया है वो R का बी कंडीशन के लिए, इसके लिए नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो चलिए ऐसे हम सॉल्व करके दिखाई देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे स्टैंड। तो R का मान कितना है, R का मान है देखिए ये एंगस्ट्रॉम में रखा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। R = कितना स्टैंड आप लोगों के पास, नहीं इसका सेकंड जो पार्ट है अभी तुलना ही करनी है स्टैंड, हमें तुलना ही करनी है, लेकिन दोनों प्रोटोनों के लिए तुलना करनी है। माफ कीजिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई मुझसे,
ठीक है। अभी तुलना ही करनी है आप लोगों को, लेकिन आपके पास 2 प्रोटोनों के लिए तुलना करनी है, ठीक है। इससे पहले तो तुलना करी थी हमने एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन के लिए तुलना करी थी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दोनों प्रोटोनों के लिए, यानी आपके पास जो फार्मूला जो आया था स्टैंड आप लोगों के पास वो ये आया था Fe/Fg, ठीक है स्टैंड। और आया था आपको 1/4πε0, ठीक है, ये आया था। और आपके पास E² भी था, और आपके में क्या था G था, और क्या था आपका बेटा Me था, और क्या था Mp था, ठीक है। ये वो फार्मूला था, यानी जब Fe और Fg की हमने तुलना करी थी स्टैंड, ठीक है। तो देखिए ये आपका दूसरा पार्ट आप चल पड़ा, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इसका स्टैंड, ठीक है। पहले जो तुलना हुई थी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के लिए तुलना हुई थी, किसमें Fe में और Fg में, ठीक है। लेकिन अब 2 प्रोटोनों के लिए तुलना हो रही है स्टैंड, ठीक है। चलिए तो देखिए अब फिर से मान निकालूंगा तो इसका मान कितना होता है, वही बात, कितना 9 × 10⁹ पहले से जानते हैं आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कितना होता है। देखिए हाँ, यहाँ पे 2 प्रोटोनों के लिए क्या है, 2, मैं लिख देता हूँ 2 प्रोटोनों के लिए, 2 प्रोटोनों के लिए, ठीक है। जब 2 प्रोटोनों की बात करेंगे तो स्टैंड ये जो Me दिख रहा है तो हम Me का यूज नहीं करेंगे, Me का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोटोन है तो 2 बार MP रहेगा। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, तुलना चल रही है वही तुलना है, लेकिन आपके पास क्या दोनों प्रोटोन है, बस समझ में आ रही है। तो चार्ज तो दोनों का E रहता है स्टैंड, ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान है 2 प्रोटोन है, यानी द्रव्यमान तो दोनों के सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मान, देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये जी का मान आप लोग जानते हैं कितना 6.67 × 10⁻11, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए MP 2 बार इसलिए आ रहा है बेटा, केवल दोनों प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात समझ में आ रही है। दोनों प्रोटोन है तो दोबारा मुझे प्रोटोन का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, ये Me का स्क्वायर कर दो, बात तो वही है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको, तो MP इसका प्रोटोन का द्रव्यमान हमें तो कितना दे रखा है, ये रखा है 1.67 × 10⁻27, यानी इधर का 1.67 × 10⁻27 आपको दे रखा है। लेकिन इसको मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, MP 2 बार आ रहा, दोनों प्रोटोन है, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहीं पे इसका स्क्वायर कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे स्टैंड, ठीक है। तो इस केस में जब इस केस को आप सॉल्व करेंगे स्टैंड, इसी चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो Fe और Fg, माफ कीजिए Fe और Fg का जो रेशियो आएगा स्टैंड, ठीक है, वो आएगा आपका 1.3 × 10⁻36, कितना आएगा 10⁻36 आएगा। यानी अभी हमने जब बात करी थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन के लिए बात करी थी, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए मान कितना आया था, वो आया था Fe और अपॉन में Fg इजिकल टू आया था ये 2.4 × 10⁻, कितना आया था स्टैंड 39 आया था, कितना आया था ये 39 आया था। इससे पहले वाले केस में ये कौन सा था, ये पहला केस था स्टैंड, कौन सा केस था, पहला केस। अब सेकंड केस में क्या दोनों प्रोटॉन लिए गए, तो इसमें जो रेशियो आएगा वो कितना आता है, इन दोनों का रेशियो आएगा बेटा आपका 1.3 × 10⁻36। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आ चुकी होगी। और इस केस में आप देखेंगे कि ये चीज़ की गुणा में पहुंच जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे होंगे फिर भी जो आपका वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी अधिक है, बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दूसरा पार्ट ये था, वो में से बाई मिस्टेक अभी गलती हुई थी थोड़ी देर पहले। तो ये पहले हमने तुलना करी थी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए, बाद में हमने तुलना करी है दोनों प्रोटोनों के लिए। तो दोनों प्रोटोनों के लिए मान इतना आता है, इन दोनों का अनुपात, बात समझ में आ रही है। और इन दोनों के लिए जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के लिए तो मान इतना आता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे Fe का मान जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो इस बात को हमेशा याद भी रखें कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है बेटा, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी अधिक होता है, यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ इससे आगे के लिए बेटा, इसका जो बी पार्ट हमसे कहा गया है, देखिए बी पार्ट में हमसे कहा गया स्टैंड, देखिए बी पार्ट के लिए बात करते हैं। अब आएगा इस आर का यूज, ठीक है, यानी कहने का मतलब बी पार्ट में देखिए एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, भाई फिर से बात, आर दूरी पर क्या रहेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक प्रोटॉन रहेगा, ये इसका याद रखना। बी पार्ट है बेटा, क्या पार्ट है ये, बी पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है, ठीक है स्टैंड। और बीच की डिस्टेंस क्या है इसकी, आर है, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, कितने रखी है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में करते हैं तो 10⁻⁻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 ⁻
10 मीटर के इक्वल से लिखते हैं, ठीक है, जिसने क्वेश्चन में दे भी रखा है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर दे रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे कितनी दूरी पर रखें, 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻10 मीटर दूरी पर रखें स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फिर से ई लिखेंगे, प्रोटॉन के चार्ज को फिर से ई लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम ई से ही लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आकर्षण के वैद्युत बल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात कीजिए, लेकिन त्वरण ज्ञात करने के लिए मुझे इस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला फोर्स है मुझे इसको बताना पड़ेगा, तभी मैं क्या लगा पाऊंगा, मैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का द्वितीय नियम लगाऊंगा गति का F बराबर ma। पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि इनके बीच बल कितना लग रहा है, पर मैं इससे पहले वाला जो केस में सॉल्व कर रहा था उसमें तुलना चल रही थी दोनों पार्टों में, ठीक है, पहले तुलना हुई थी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, बाद में तुलना ही दोनों प्रोटॉनों के लिए, लेकिन इसके बी पार्ट में ये है कि पहले अभी हम जो इसके आर का जो मान रखा है, इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इसकी हेल्प से डिस्टेंस, ठीक है, मुझे इनके बीच का जो फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स उसको निकालना पड़ेगा पहले। चलिए सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टैंड फार्मूला क्या रहेगा, F इज इक्वल टू रहेगा 1/4 पाई बाई कूलाम का नियम स्टैंड कुछ नहीं, इसके अंदर कूलाम का नियम क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r², तो दोनों ही ई हैं, यानी ई इंटू ई हो जाएगा, ठीक है, चाहे ई स्क्वायर लिख लो कोई दिक्कत नहीं, r², ठीक है, r आपका ये रहेगा स्टैंड, r² हो गया, ठीक है, इतना न्यूटन हो गया। अच्छा, वैल्यू रख दीजिए, इसका मान आप पहले से जानते हैं कितना होता है, ये होता है स्टैंड आपके पास 9 × 10⁻9, ठीक है, ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग क्योंकि 2 बार आ रहा है स्टैंड, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका r², r का मतलब 10⁻10 का होल स्क्वायर, 10⁻10 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टैंड, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और जब इसको स्टैंड आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा F इज इक्वल टू 2.3 10⁻⁻8 न्यूटन के इक्वल्स आएगा, यानी कैलकुलेशन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और समझ में इसके अंदर 4 पार्ट बातें पूछी गई स्टैंड, ठीक है, समझ में आ रही है, तो इसलिए समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले सॉल्व बता रहा हूँ, जब सॉल्व करेंगे आप मान आएगा 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन के बराबर आएगा। अब देखिए मुझे ऐप का मान पता चल गया, तो अब ऐप का मान मुझे पता, अब मुझे इस ऐप की सहायता से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए त्वरण निकालने, क्या निकालने स्टैंड त्वरण, समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकालेंगे स्टैंड। चलिए अब देखिए, तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी सहायता से मैं बल का मान तो निकाल चुका हूँ, ये आ गया, ठीक है, बस मैं अब मैं त्वरण निकालूंगा, त्वरण किसका ज़्यादा होगा, अभी त्वरण की तुलना चलेगी। तो देखिए यार यहाँ से देखते हैं, पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण, ठीक है, क्या होगा गति का दूसरे नियम, गति का न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, ठीक है स्टैंड, क्या होता है F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है ma होता है, ठीक है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो me लगा दूंगा, क्या लगा लूँगा बेटा me, मैं किसके लिए किसका त्वरण निकालना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का निकालना चाह रहा हूँ, तो m की जगह क्या आ जाएगा, me आ जाएगा, क्या जाएगा स्टैंड me, इस बात को मुझे आप समझ रहे होंगे, मुझे क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो निकाल देता हूँ, तो a इक्वल हो जाएगा स्टैंड आपके पास F इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा me हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास बल का मान आ चुका है, कितना है देखिए a इक्वल टू आएगा स्टैंड, इस कंडीशन में आपका a बराबर F का मान कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 और दे रखा आप लोगों को, और me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है स्टैंड, me आपका दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻31, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टैंड, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास वो आएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻22 रहेगी, प्लस के 22 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम त्वरण निकालना है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टैंड, उम्मीद करता हूँ शायद यही सॉल्व में कर पा रहा हूँ। 2.5 इंटू 10⁻20 बिल्कुल राइट आंसर है, यही आंसर है स्टैंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा स्टैंड, इतना आएगा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे क्या करना, अब प्रोटॉन का भी त्वरण निकालना है, प्रोटॉन की त्वरण की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं निकाल चुका हूँ, इतना आ गया,
ठीक है। अब मैं देखूंगा प्रोटॉन का त्वरण कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आ गया। अब देखिए अब निकालूंगा मैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। मैंने किया कुछ नहीं बी पार्ट में, पहले मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल निकाल दिया। बल की सहायता से मुझे द्रव्यमान दोनों को पता है, एमपी प्रोटॉन का पता है, इलेक्ट्रॉन का पता है, तो तुरंत तो निकल जाएगा बराबर है में से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा देखिए प्रोटॉन के लिए। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, काफ़ी समय भी लग गया और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका अब मैं निकालूंगा त्वरण प्रोटॉन के लिए, ठीक है। P प्लस मतलब प्रोटॉन के लिए त्वरण, ठीक है। फिर से वही फार्मूला ए बराबर क्या होता है, ए बराबर एम ए होता है। एम की जगह आ जाएगा एम पी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्रोटॉन के लिए। यहाँ से जब ए का मान निकालूंगा तो ए इक्वल टू आएगा बेटा आपका एफ अपन क्या हो जाएगा एम पी हो जाएगा। और ये ए इक्वल टू आएगा स्टूडेंट आपका एफ का मान अभी निकाला था मैंने 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कितनी है प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है स्टैंड। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे स्टैंड इजिकल टू 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका प्रोटॉन का त्वरण। तो स्टैंड आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का त्वरण आ रहा है 1.4 गुणा 10⁻19 आ रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए मैं ई बना देता हूँ और यहाँ पे मैं पी बना देता हूँ संकेत दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका मान कितना है 2.5 गुणा 10⁻22 आ रहा है। पावर भी ज़्यादा है, वैल्यू भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी कम है, पावर भी कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है, ठीक है, प्रोटॉन के त्वरण से ज़्यादा होता है। रीजन क्या पता है, रीजन इसका ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत हल्का होता है। बात समझ में आ रही है। सारा फंडा कहाँ था, इनके द्रव्यमान से था, इनके क्योंकि बल तो समान है, बल इसमें भी वही था, बल इसमें भी 2.3 गुणा 10⁻8 है, इसमें भी 2.3 गुणा 10⁻8 है। अंतर कहाँ है, इनके द्रव्यमान का अंतर है। इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है। और जो कण भारी होता है बेटा, ठीक है, उसका त्वरण कम होता है, और जो कण हल्का होता है उसका जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर पूछी गई थी। उम्मीद करता हूँ मेरा क्वेश्चन में आई होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।